चलिए, गुड मॉर्निंग आशीष। प्रीति गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ग्रुप 2 की कॉस्ट एफएम का पार्ट है, कॉस्ट प्लस एफएम। यहाँ पे हम आपका 50% है, ये भी आपका 50% है, ये दोनों आपकी 50-50% है, कॉस्ट और एफएम। तो यहाँ पे आपका जो एफएम हमारी जो स्टार्ट हुआ है 8:30 PM मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और कॉस्ट में इसका कंप्लीट कराऊंगा मैं 7 AM ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो उस सिलसिला में हम आप स्टार्ट करते हैं आज आपको कॉस्ट अकाउंटिंग। और इसकी नाम होता है, इसको न्यू सिलेबस में इसका नाम क्या दिया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इम्पोर्टेंट पार्ट है और न्यू टॉपिक दे दिया गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी शुरू कर रहे हैं, दैट इज अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसका पार्ट है एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब सुनिएगा, ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनानी है, अनुपम पाल गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। अब सुनिएगा, यह एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। आपको कोई यदि प्रोडक्ट बनाना है, सपोज कीजिए आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट बनाने के लिए हम एक कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं कि भाई इस कॉस्ट में हमें आपको 3 चीज़ें आपका लगेगा। आपका मटेरियल लगेगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। आपने एस्टिमेट किया कि भाई मटेरियल हमारे पास 5 kg प्रोडक्ट बनाने में लगेगा और उसकी प्राइसेज होगा ₹10 पर kg मान लिया जाए। लेबर हमारा आपको 5 आवर्स का लेबर लगेगा, उसको हमने पेमेंट करेंगे ₹20 पर आवर। ओवरहेड हमारे पास हो सकता है कि कुछ एक्सपेंडिचर आपको लगे, ₹10 आपका ओवरहेड रखे। तो ये आपने एस्टिमेट किया, और एस्टिमेशन के बाद हम प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हैं। अब बताइए, प्रोडक्ट बनने के बाद हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है। एक्चुअल कॉस्ट। अब एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास तीनों का, मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का, तीनों का, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का। भाई एक्चुअल कॉस्ट हो सकता है कि यहाँ पे 5 kg बोली गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हो सकता है पॉसिबल है कि 5 kg बोली गई है, तो हो सकता है कि ये आपको 6 kg लग जाए, हो सकता है कि 4 kg लग जाए। यहाँ पे लेबर हमने बोला था 5 आवर्स, हो सकता है कि 6 आवर्स लग जाए, हो सकता है कि 4 आवर्स लग जाए।
यहाँ पे ओवर एट 10 रुपीज बोला है, हो सकता है कि ये 12 रुपीज हो जाए। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ऑपरेटिंग कंडीशन के बेसिस पे, ऑपरेटिंग कंडीशन, जिस कंडीशन में हम प्रोडक्ट को ऑपरेट करेंगे उस कंडीशन के बेसिस पे, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं। अब वो कॉस्ट को क्या कहा जाता है, हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कहा जाता है। दैट इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमारी ऑपरेटिंग कंडीशन, दिस इज योर इम्पोर्टेंट, किस कंडीशन में आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उस कंडीशन को कंसीडर करते हुए, उस कंडीशन को कंसीडर करते हुए हम एक कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। जो आपका कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं उस कॉस्ट को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कहा जाता है। दैट इज सेड टू बी ए स्टैंडर्ड कॉस्ट। उस कॉस्ट को क्या कहते हैं हम, स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। अब क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला है उस स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और उस कंपेयर करने के बाद हम उसकी दोनों के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और आइडेंटिफाई करने के बाद हम करेक्टिव एक्शन लेने के लिए जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के पास हम भेजते हैं कि भाई देखिए हमने जो एस्टिमेशन किया था ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास ये हो गया, अब बताइए हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो उसकी एक एप्रोप्रिएट डिसीजन लेने के लिए जो हमारे पास जो आपकी जो ऑथोराइज्ड माने आपका पर्सन होता है उसके पास भेजते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहा जाता है। तो इसमें आपको वेरिएंस एनालिसिस कर स्टडी करनी होती है। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस आप सुनिए, इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब सपोज कीजिए कि आपका हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने कहा कि भाई 5 kg रॉ मटेरियल लगेगा ₹10 के जरूरत से, तो हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, 50 रुपया होगा। हमने ये निकाले। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट प्रोडक्ट बनने के बाद आएगा। ये प्रोडक्ट बनने के पहले हम एस्टिमेट करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट बनने के बाद होगा। अब प्रोडक्ट बनने के बाद हमें पता चला कि भाई ये 6 kg लग गया, तो आपका 10 रुपये के हिसाब से तो ये आपका 60 रुपया कॉस्ट लगा। तो इसमें हम वेरिएंसेस को एनालिसिस करते हैं, और वेरिएंस को क्या एनालिसिस करते हैं, उसको कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस कितना हुआ भाई, हमने सोचा था 50, हमारी कॉस्ट लग गई 60, तो ये हो गया -10। तो इसको हमारी सोची हुई से एडवर्स हुआ। एडवर्स को हम क्या कहते हैं, 10 रुपीज एडवर्स हमारी खर्च हो गई, ज़्यादा खर्च हो गई, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस की रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वेरिएंस। तो फाइंड रीजन बिहाइंड द वेरिएंस। हम रीजन निकालने की कोशिश कर रहे थे कि वेरिएंस का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वेरिएंस। उसके बाद हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। करेक्टिव एक्शन कि भाई हमारी कोई जेन्युइन रीजन से हमारे पास कॉस्ट इंक्रीज कर गया है, इन्फ्लेशन के कारण कॉस्ट इंक्रीज कर गया है, कि आपका मिस मैनेजमेंट के कारण कॉस्ट इंक्रीज किया हुआ है, और आपको उस कौन सा पर्सन है रेस्पॉन्सिबल पर्सन, उस रेस्पॉन्सिबल पर्सन के कारण कॉस्ट इंक्रीज किया है। ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब वो हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, भाई क्या रीजन से हमारी कॉस्ट इंक्रीज किया हुआ है, क्या और कॉस्ट इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये करने से हमारी क्या हो जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा। दिस इज द वे ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट। हम ये आपकी एक तरीका है कि कॉस्ट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं।
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको जब मिला होगा बेटा लिंक, तो उसमें लिखा होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ये फर्स्ट क्लास है प्रिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अब सुनिएगा, एक कंट्रोलिंग कॉस्ट जो होता है, कंट्रोल कॉस्ट को करते हैं, दैट इज द वे, मैंने ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। दिस द होल चैप्टर लॉजिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक का है, और ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। ओल्ड सिलेबस में कॉस्ट एफएम में कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। एफएम हमारी शाम को चल रही है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और ये आपको सुबह होगा, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2 महीने के अंदर में, ठीक है। साथ साथ कॉस्ट और एफएम दोनों पर डे चल रहा है आप लोगों का। तो ये दिस इज द वे ऑफ कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना बेटा। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट? जिस ऑपरेटिंग कंडीशन में आप प्रोडक्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, उस ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं प्रोडक्ट बनने के पहले कि भाई इसकी कॉस्ट क्या होगी। हम एस्टिमेशन किया, एस्टिमेशन के बाद हम आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जब प्रोडक्ट बनता है तो एक्चुअल कॉस्ट क्या लगेगा, फिर एक्चुअल कॉस्ट के बीच की जो डिफरेंसेज है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और उसको कहते हैं वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज सेड टू बी द वेरिएंस। अब उस वेरिएंस में हमारे फेवर में वेरिएंस आया कि हमारे एडवर्स में वेरिएंस आया, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर जो डिफरेंसेज आता है उसकी रीजन जानने की कोशिश करते हैं, क्या रीजन से ये वेरिएंसेज आया, क्या कोई पर्सन इफेक्टेड है, क्या कोई इन्फ्लेशन इफेक्टेड है, क्या कोई रीजन है, और वो पर्सन कौन सा है जो कि आपका रेस्पॉन्सिबल है इस वेरिएंसेस के लिए, उसको हम रिवार्ड और पनिशमेंट देते हैं। अगर मान लीजिए वो पर्सन आपको एडवर्स में चला गया तो उसको हम क्या करते हैं, रिवार्ड देते हैं, हम मैंने पनिशमेंट करते हैं। अगर फेवरेबल हो तो उसको रिवार्ड देते हैं। और करेक्टिव एक्शन क्या है, ताकि इसको हम बहुत अच्छे से, व्हाट इज द करेक्टिव एक्शन, ताकि इसको बहुत अच्छे से हम क्या करें, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। ये चैप्टर का मेन लॉजिक यही है, मेन कंसेप्ट यही है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, जो मैं थ्योरेटिकली आपको समझा दिया। व्हाट इज दिस, प्लीज देखिएगा। इट मीन्स द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर। प्री प्रोडक्ट बनने के पहले हम डिटरमाइन करते हैं व्हाट शुड बी द कॉस्ट इन फ्यूचर पीरियड अंडर द गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन। जिस ऑपरेटिंग कंडीशन में प्रोडक्ट को बनाएंगे उसमें क्या कॉस्ट लगने वाला है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द आइडियल कॉस्ट टू बी इनकर्ड एंड इट इज ऑल्सो द बेस फॉर द कंपेरिजन विद द एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इसलिए निकालना है कि इसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। द कंपेरिजन ऑफ ए स्टैंडर्ड कॉस्ट विद एक्चुअल कॉस्ट इज essential because it helps us to ascertain the difference between the expected cost and actual cost so that appropriate corrective action can be taken future to prevent such differences। ठीक है ना, हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि वैसी टाइप की मिस्टेक हम बार बार न कर सके। दिस स्टैंडर्ड कॉस्ट। नाउ द क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उसी टाइप का, प्लीज आप देखिएगा। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट लाइक मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट, द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स एज अ वेरिएंस। Analysis of the variances ascertain to the regions of the variances, presentation of information to appropriate level of management so that remedial steps to be taken। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। वेरिएंस एनालिसिस, व्हाट इज द मेन वेरिएंस है, द अमाउंट ऑफ वेरिएंस, अमाउंट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। द कॉजेज ऑफ वेरिएंस, क्या कॉज है वेरिएंस का, क्या रीजन है वेरिएंस का। द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएंस, कौन सी पर्सन रेस्पॉन्सिबल है। द करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन, क्या आपका एक्शन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें को हम लेते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें जो मेन जो स्टडी करनी है उसको आप लोग देखिएगा। हम आपको पढ़ेंगे सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रॉफिट,
हाँ जी, आपको यहाँ पे प्लीज समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमारे क्या होता है, सेल होता है, यहाँ पे कॉस्ट होता है। तो हमें क्या स्टडी करनी है, सेल वेरिएंस भी स्टडी करनी है, सेल्स वेरिएंस, और यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस भी स्टडी करनी है, कॉस्ट वेरिएंस भी आपकी स्टडी करनी है। अब आपका कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट लगता है, आपकी कॉस्ट हमका लगता है मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, दूसरा आपका लगता है लेबर कॉस्ट, और तीसरा आपका लगता है मटेरियल लेबर ओवरहेड। तो इसमें आपको मटेरियल वेरिएंस भी स्टडी करनी होती है हमें, मटेरियल वेरिएंस, इसमें आपको लेबर वेरिएंस भी स्टडी करनी होती है हमें, ये आपका ओवरहेड वेरिएंस भी स्टडी करनी है, ओवरहेड वेरिएंस भी स्टडी करनी है। तो भाई आपका ओवरहेड में दो टाइप का वेरिएंस होता है, वेरिएबल ओवरहेड, आपका फिक्स ओवरहेड, ये सारे हम बाद में स्टडी करेंगे। अब आपके पास जो आता है हमारा, देखिएगा प्लीज, हमारे पास जो होता है मटेरियल वेरिएंस, इसको लॉजिकली समझिए। मटेरियल कॉस्ट, हम कॉस्ट के बारे में देखते हैं। मटेरियल कॉस्ट का हमारे पास क्या होता है कि क्वांटिटी हमारे पास यूज होता है, क्वांटिटी, और क्वांटिटी को हम प्राइस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 kg रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे ₹12 के हिसाब से, तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगा, ₹120 होगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी के कारण जो वेरिएंसेस अराइज होता है, जैसे मान लीजिए हमने एस्टिमेट किया, दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट, दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट, इन एक्चुअल हमारे पास ये 10 kg नहीं 11 kg मटेरियल यूज हो गया, और प्राइस में हमारे पास ₹12 था, तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई बताइएगा। आपका 11 kg लग गया, तो 11 × 12 आपको ₹132 हो गया, 132 हो गया। तो यहाँ पे क्वांटिटी के कारण कॉस्ट में वेरिएंसेस आ रहा है, यहाँ पे वेरिएंसेस क्या आ रहा है, क्वांटिटी। हेयर कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेरिएंस रुपीज आपका 120 से 132 हो गया, दैट इक्वल टू ₹12। ये क्यों हुआ, दिस इज ड्यू टू द क्वांटिटी, दिस इज ड्यू टू क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के कारण हुआ। तो हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस। लेकिन इनका नाम क्या होता है, मटेरियल को यूज करने में हमारे पास गलती हुई है, तो इसको हम कहते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहा जाता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो हमारी क्वांटिटी के कारण हमारी कॉस्ट इंक्रीज कर गया, क्वांटिटी के कारण कितना, हमारा ₹12 की हमारे पास ये चेंजेज हो गया। तो ये आपका ₹12 जो चेंजेज हुआ, होना चाहिए था 100। कैसे इसको मटेरियल यूसेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला बन सकता है, वो फॉर्मूला मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। हमारे पास 120 हमने सोचा, हमने 132 लगा दिया, तो हमारी कॉस्ट ₹12 का वेरिएंस आया, जो वेरिएंस आपका एडवर्स हुआ। 120 के प्लेस पे 132 यूज हो गया, तो हमारे लिए वेरिएंस हुआ। क्यों हमारे पास वेरिएंस हुआ, हमारे 10 kg के प्लेस पे, 10 kg के प्लेस पे हमने 11 kg मटेरियल यूज कर दिया।
10 केजी के प्लेस पे हमने 11 केजी मटेरियल यूज कर दिया, तो क्वांटिटी के कारण वो इसको कहते हैं क्या, क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है ना। हो सकता है केस सेकंड इट मे बी पॉसिबल कि इन्फ्लेशन के कारण प्राइस इंक्रीज कर गया मटेरियल का, तो मटेरियल कॉस्ट आपका हम हो सकता है, मटेरियल कॉस्ट हमारा तो ये 10 केजी ही लगा, लेकिन हमारी ये 10 केजी ही लगा, लेकिन हमने जो 12 रुपये का एस्टिमेशन किया था वो 13 रुपीज़ हो गया, 13 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट आपका कितना हो गया, 130 हो गया। तो यहाँ पे वेरिएंस क्या हुआ हमारे पास, तो यहाँ पे प्राइस हमारे पास, यहाँ पे आपकी वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड हमने सोचा था क्या 120, जो 120 हमारे स्टैंडर्ड सोचा था, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट लगा 130। तो ये आपको 10 रुपीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया। तो इस 10 को हम क्या कहेंगे, एडवर्स कहेंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया। तो ये क्यों लगा, तो दिस वेरिएंस इज ड्यू टू द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। दिस कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू प्राइस of raw material, and this variance is said to be material price variance। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इस वेरिएंस को हम क्या नाम देते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहा जाता है। दिस वेरिएंस इज सेड टू बी मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस की फॉर्मूला को मैं आपको समझाऊंगा। तो मटेरियल की कॉस्ट दो कारण से हमारे पास डेविएट करता है, वेरिएंस करता है। एक तो क्वांटिटी के कारण, जो क्वांटिटी के कारण डेविएट करता है उसको कहते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहा जाता है। एक तो प्राइस के कारण, और प्राइस के कारण जो होता है वो आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहा जाता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहा जाता है। फिर क्वांटिटी में आपका दो और होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अगर कोई प्रोडक्ट बनाने में दो या दो से ज़्यादा मटेरियल लग रहा है तो उसकी मिक्सचर में कारण का वेरिएंस हो सकता है, आउटपुट के कारण वेरिएंसेस हो सकता है। इसको मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस कहा जाता है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आपको क्या क्या स्टडी करनी है उसको आप देखिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का दो रीजन हो सकता है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो सकता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो सकता है। प्राइस वेरिएंस भी हो सकता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का भी दो रीजन है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यहां पे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब मैं एक एक करके आपको सारी की समझाता हूं। अब सुनिएगा, हमारे पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक मटेरियल का यूज होता है, और एक मटेरियल का परचेज होता है, परचेज किया जाता है। अब बताइए मटेरियल का यूज कौन करता है, ये जो यूज करता है वो प्रोडक्शन का जो एक्सपोर्ट होगा दैट इज द प्रोडक्शन मैनेजर। यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर होता है,
दिस इज प्रोडक्शन। अब मटेरियल परचेज कौन करता है, तो परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर, अब सुनिएगा, परचेज मैनेजर एक तो मटेरियल का यूज करने वाला है जो प्रोडक्शन मैनेजर है, अब मटेरियल को परचेज करने वाला है जो परचेज मैनेजर है। अब प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा गया कि भाई वन प्रोडक्ट बनानी है, एक प्रोडक्ट बनानी है, एक प्रोडक्ट बनानी है, उस प्रोडक्ट के लिए कितने केजी मटेरियल लगेगा। इन्होंने कहा कि सर उस प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 केजी रॉ मटेरियल का हमारे एप्लीकेशन होगा। ठीक है भाई, चेयरमैन ने समझ गया, अथॉरिटी ने समझ गया कि 5 केजी मटेरियल लगेगा। अब परचेज मैनेजर से पूछा जाएगा कि भाई साहब बताइए ये वाला जो मटेरियल यूज होने वाला है वो कब कितने में मटेरियल परचेज करोगे। तो इन्होंने कहा कि सर मैं ₹10 पर केजी में परचेज करूँगा। तो हमारी कॉस्ट एस्टिमेशन हो गई, एस्टिमेटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पता चल गया। हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट पता चल गया, कितना हो गया बताइएगा, आप बताइए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो गया इस केस में। स्टैंडर्ड कॉस्ट, हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट पता चला कि 5 केजी रॉ मटेरियल लगेगा 10 रुपये के हिसाब से। तो हमारा पता चल गया 5 केजी रॉ मटेरियल लगेगा 10 रुपये के हिसाब से, तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट पता चला कि 50 रुपया लगेगा। ठीक है, हमने फाइंड आउट किया। अब क्वेश्चन है कि इन एक्चुअल, मान लिया जाए एक्चुअल, इन एक्चुअल में हमारे पास ये आपकी 6 केजी लगा दिया, एक्चुअल में हमारे पास 6 केजी लग गया। अब सुनिएगा बेटा, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इन एक्चुअल में हमें 6 केजी लग गया। अब चेयरमैन इनसे पूछेगा, अरे पागल है क्या प्रोडक्शन मैनेजर, तुमने बोला था 5 केजी लगेगा, तुमने 6 केजी लगा दिया। तो हमारी कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा बताइएगा। एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी, तुमने 6 केजी लगा दिया, उसने तो 10 रुपये के हिसाब से परचेज किया, तो तुमने 6 केजी लगा दिया तो ₹60 कॉस्ट लग गई ना। ये 60 रुपये की कॉस्टिंग कौन देगा, ये हमारे पास हमने सोचा था कि 50 रुपये लगेगा, हमने सोचा था कि कॉस्ट 50 रुपये लगेगा, 50 के बदले में तुमने 60 लगा दिया, तो हमारे पास एक्सेस कॉस्ट कितना हो गया, एक्सेस कॉस्ट। अरे यार तुमने 50 बोला, 50 लगना था, 60 लग गया, तो 10 रुपये हमारे पास एडवर्स हो गया। ये एक्सेस कॉस्ट किसकी गलती के कारण हुआ है, किसकी गलती के कारण हुआ है बताइए। Who is responsible for this person? Who is responsible for this mistake? Who is responsible for this excess cost? तो कहा जाएगा कि भाई साहब प्रोडक्शन मैनेजर आप रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। इनको कहा जाएगा कि भाई आप रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी से पैसा 10 रुपये काटी जाएगी, तो प्रोडक्शन मैनेजर ऐसा गलत एस्टिमेशन अगले बार से नहीं देगा, अगले बार से प्रोडक्शन मैनेजर एस्टिमेशन गलत नहीं देगा। जो क्वांटिटी के कारण जो वेरिएंसेस राइज हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर अगले बार से एक मिस्टेक नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो प्रोडक्शन मैनेजर इस टाइप से मिस्टेक नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहा जाता है। दिस इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो इन दिस केस द मटेरियल के कारण जो वेरिएंसेज राइज होता है उसको कहते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहा जाता है। दैट इज सेड टू बी प्रोडक्शन यूसेज वेरिएंस। अब प्रोडक्शन मैनेजर इसके कारण रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल है। अब यहां पे हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि मटेरियल इन एक्चुअल ये आपको 12 रुपया में पर केजी परचेज किया, तो एक्चुअल कॉस्ट इस केस में कितना हो जाएगा प्लीज बताएंगे आप। इस केस में हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा बताइएगा। एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास 5 केजी रॉ मटेरियल लगा, लेकिन 12 रुपये के हिसाब से लगा, तो ये ₹60 हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट 60 हो जाएगा। तो एक्सेस कॉस्ट कितना होगा इसमें, एक्सेस कॉस्ट आपका कितना होगा ₹। हमारे पास लगना चाहिए था 50 के बदले में
हमारे पास कॉस्ट लग गया 60, ये ₹10 हमारे एडवर्स हो गया। तो ये ₹10 एडवर्स का हु इज रेस्पॉन्सिबल इन दिस 10? भाई परचेज मैनेजर चेयरमैन पूछेगा कि तुमने तो बोला था कि हम 12 रुपये खरीद कर लाएंगे, तुमने तो बोला था कि हम 12 रुपये में खरीद कर लाएंगे, लेकिन तुमने खरीदा कितना में? तुमने 12 बोल के तुमने बोला था 10 रुपये में हम खरीद के लाएंगे, और तुम 10 बोल के तुमने 12 में खरीद के लाया। तुमने 10 बोल के तुम 10 रुपये में खरीदने के बोला था, और 10 बोल के तुमने 12 रुपये में खरीद के लाया। तो ये तो तुम्हारी मिस्टेक है, ये तुम्हारी मिस्टेक है। 10 बोल के तुमने 12 में खरीदा, तो ये तुम्हारी मिस्टेक है। और तुम्हारी मिस्टेक के कारण जो कॉस्ट राइज हुआ है उसका बियर तुम करेगा। परचेज मैनेजर को दंड किया जाएगा, परचेज मैनेजर को पनिशमेंट किया जाएगा इन दिस केस। तो परचेज मैनेजर अगले बार से जब परचेज करेगा तो 10 जगह जाके पूछेगा कि भाई क्या प्राइस है, निगोशिएशन करके परचेज करेगा। इफेक्टिव और इफिशिएंटली वो परचेज करने की कोशिश करेगा। आज जब उसी तरह प्रोडक्शन मैनेजर को हम पनिशमेंट करेंगे कि तुम्हारी मिस्टेक से हमारे पास 5 kg के प्लेस पे 6 kg प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट लग गई है, और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाएगा, और प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी से जब पैसा काटी जाएगी तो प्रोडक्शन मैनेजर अगले बार से क्या करेगा? वेल रिकॉग्नाइज्ड अच्छे ढंग से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, ताकि 5 के प्लेस पे 5 ही kg लगे। इनएफिशिएंट ढंग से नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्वांटिटी के कारण जो वेरिएंसेज राइज होता है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? प्रोडक्शन मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल। परचेज के कारण जो प्राइस के कारण जो वेरिएंसेज राइज होता है, हु इज रेस्पॉन्सिबल? परचेज मैनेजर रेस्पॉन्सिबल है। हाँ जी, आप लोग बताइए समझ आया कि नहीं आया बेटा? ये 2 पॉइंट समझ आया कि नहीं? क्वांटिटी के कारण जो वेरिएंसेज राइज होता है वो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोडक्शन मैनेजर। हाँ जी अनुपम, प्रिया, बेटा समझ आया कि नहीं? क्वांटिटी के कारण जो वेरिएंस राइज होता है वो प्रोडक्शन मैनेजर होता है, और जो परचेज मैनेजर के कारण जो होता है वो आपको कौन होता है? परचेज मैनेजर के कारण जो होता है वो आपको प्राइस के कारण होता है, जो परचेज मैनेजर होता है। अब चलिए, अब आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस की क्या फॉर्मूला हो सकता है? सुनिएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस की क्या फॉर्मूला होता है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस का, मटेरियल यूसेज वेरिएंस की जो फॉर्मूला होता है उसको आप लोग समझिए। यहाँ पे बोला जाएगा कि तुमने यूज किया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तुमने कितना बोला था? 5 kg यूज करने के लिए। एक्चुअल क्वांटिटी तुमने कितना यूज किया? 6 kg यूज कर दिया। ये तुम्हारी मिस्टेक है। तुम्हारी जो प्राइस क्या होगा? तो यहाँ पे प्राइस जो मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस से क्यों? क्योंकि प्राइस की जो डेविएशन होगा परचेज मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये प्रोडक्शन मैनेजर क्या कहता है कि भाई क्वांटिटी में जो डिफरेंसेज होगा वो मैं बियर करूंगा, ठीक है, क्वांटिटी में जो डिफरेंसेज होगा वो तो मैं बियर करूंगा, लेकिन प्राइस की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। प्राइस की रेस्पॉन्सिबिलिटी परचेज मैनेजर की है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 10 रुपीज का था। वेरिएंस मीन्स डिफरेंसेज, वेरिएंस मीन्स फर्क। आपको स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, वेरिएंस का मतलब होता है कि जो हमने सोचा उससे अलग जो होगा उसको डिफरेंस कहा जाता है, वेरिएंस कहा जाता है। तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्राइस। अब इसको आप लोग समझने की कोशिश करो। आपने बोला था 5 kg हम मटेरियल लगाएंगे, 5 kg के प्लेस पे आपने 6 kg लगा दिया, तो आपने वेरिएंस अलग किया ना। तो अब सोचिए यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस होता है, तो इसकी कॉस्ट में आपका क्या हो जाएगा? -1 kg इंटू ₹10
तो ये आपको ₹10 एडवर्स आपका हो जाएगा। ये कौन बियर करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर बियर करेगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिएगा। आपका एक है आपका मटेरियल यूसेज, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, उन्होंने यहाँ पे प्राइस के डिफरेंस, यहाँ पे क्वांटिटी डिफरेंस होता है, क्वांटिटी डिफरेंस के कारण होता है। यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस में आपको प्राइस डिफरेंस, प्राइस में डिफरेंस होता है, प्राइस के कारण, डिफरेंसेस के कारण जो वेरिएंसेस राइज होता है। अब देखिएगा, हमने सोचा था कि भाई साहब हम 10 रुपये में खरीद के लाएंगे, लेकिन आपने कितना में खरीद के लाया? 12 रुपये में खरीद के लाया। तो 12 रुपये में खरीद के लाया, जो डिफरेंसेज है वो आपको तो देना पड़ा। अब 12 रुपये में खरीद के लाए तो एक्चुअल क्वांटिटी होगा कि आपका एक्चुअल क्वांटिटी होगा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे कि इससे मल्टीप्लाई करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? किससे? आप बताओ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे कि एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई? यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आप अगर 6 kg यूज किया या 5 kg यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे हमने एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज कीजिए 6 kg आपने यूज किया, तो 6 kg से मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे तो स्टैंडर्ड प्राइस था, एक्चुअल से सर, एक्चुअल से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? उसका रीजन क्या है? एक्चुअल से इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि परचेज मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी भी तुमको परचेज करनी है सारी को इफेक्टिवली, इफिशिएंटली परचेज करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन मैनेजर ने पहले तुमको बोला था 5 kg परचेज करने के लिए और तुमको 6 kg परचेज करना पड़ जाएगा, तो 5 kg इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परचेज करोगे। 1 kg तुम इग्नोर करके परचेज करोगे, ज़्यादा भाव में परचेज करोगे, ऐसी नहीं है। परचेज मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई जितना भी क्वांटिटी तुमको परचेज करना पड़े, सारी की सारी परचेज तुम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करोगे। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है, एक्चुअल क्वांटिटी। हाँ जी, ये लॉजिक फॉर्मूला का समझ आया कि नहीं? है स्टैंडर्ड प्राइस, बताइए। प्रीति, अनुपम, प्रिया, हाँ जी, ये एक्चुअल क्वांटिटी आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस है, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस है। एक्चुअल क्वांटिटी होनी चाहिए एक्चुअल, क्योंकि मैंने आपको, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेज मैनेजर ऑल needed raw material should be purchased effectively and efficiently। आपको जितने भी रॉ मटेरियल परचेज करनी है, इफेक्टिवली परचेज करनी है और इफिशिएंटली परचेज करनी है। ठीक है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका हमेशा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमेशा आपका स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी होता है, एक्चुअल क्वांटिटी होता है। दिस इज योर एक्चुअल क्वांटिटी, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब एक दूसरी केसेस में बनाया, अब सुनिएगा, एक और केसेस में बताया। मान लिया जाए कि 10 kg फिनिश गुड्स है,
फिनिश गुड्स मैंने प्रोडक्ट बनानी है, प्रोडक्ट एक दूसरी केसेस को मैं डिस्कस कर रहा हूं। प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 केजी प्रोडक्ट बनाना है। अब आपको पूछा गया प्रोडक्शन मैनेजर से, पूछी गई प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा गया कि भाई तुम कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो प्रोडक्शन मैनेजर का 10 केजी प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे 50 केजी रॉ मटेरियल की नीड है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। प्रोडक्शन मैनेजर से कहा 50 केजी रॉ मटेरियल चाहिए। मैंने शायद सेंड कर दिया है, नहीं किया तो मैं भी कर दूंगा। सुनो, प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि मुझे 50 केजी रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब प्रोडक्शन एक 50 केजी रॉ इन एक्चुअल 100 केजी आउटपुट हो गया, 100 केजी प्रोडक्ट बन गया। आउटपुट मैंने 100 केजी प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, 100 केजी प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, 100 केजी प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। अब उन्होंने रॉ मटेरियल यूज्ड एक्चुअली रॉ मटेरियल जो यूज हुआ वो आपको 550 केजी यूज हो गया, 550 केजी। अब प्रोडक्शन मैनेजर को चेयरमैन बुलाया और प्रोडक्शन मैनेजर को कहा कि भाई तुमने तो बोला था 50 केजी लगेगा, तुमने 550 केजी यूज कर दी, इसकी दंड तुमको करना पड़ेगा, तुम उसकी सहभागी हो। भाई तुमने 50 के प्लेस पे तुमने 550 यूज कर दिया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास, मान लो कि ये स्टैंडर्ड प्राइस आपकी मान लीजिए ₹10 है, तो ये 10 रुपये के हिसाब से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। अब प्रिया बताओ, आशीष बताओ, यहाँ पे अनुपम, ये अनफेयर होगा कि नहीं होगा? ये अनफेयर होगा कि नहीं होगा बताइए। 50 केजी 10 केजी प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला था कि 50 केजी मटेरियल लगेगा, लेकिन एक्चुअल में 100 केजी प्रोडक्शन हुआ और 100 केजी में 550 केजी रॉ मटेरियल यूज हो गया। अब चेयरमैन बुलाया कि तुमने बोला था 50 केजी यूज करने के लिए, तुमने 550 यूज कर दिया, तो इसकी जो डिफरेंसेज है उसकी सजा तुम भोगोगे, तुम पैसा दोगे तो अपनी सैलरी से कटाओ। ये अनफेयर होगा कि नहीं होगा? अनफेयर होगा। अनफेयर इसीलिए होगा, प्रोडक्शन मैनेजर कहेगा चेयरमैन से, अरे सर कैसे बात करते हैं, आपने मुझे एस्टिमेशन बोला था 10 केजी के देने के लिए, आपने मुझे एस्टिमेशन बोला था 10 केजी के लिए, तो 10 केजी के लिए 50 है, तो 10 केजी के लिए आउटपुट के लिए 50 केजी मैंने बोला था। आपने मुझसे 100 केजी आउटपुट बनवा लिया, तो 100 केजी के लिए आपको मैंने थोड़ी बोला था 50, तो ये 10 इंटू 100 केजी, तो ये 500 मेरे हिसाब से होनी चाहिए। मैं जैसे एस्टिमेशन दिया था 500 का, तो मैंने ये फर्क नहीं होगा, हमारी कंपेयर होना चाहिए 500 माइनस 550 इंटू 10। अब हमारा जो वेरिएंस आएगा ये आपका एक्चुअल होगा। भाई 10 केजी के लिए मैंने बोला था, तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। ये बात हमेशा दिमाग में रहे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। भाई क्वांटिटी तो होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे। क्वांटिटी तो होनी चाहिए, लेकिन हमारी एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे कितना क्वांटिटी लगना चाहिए वो आपको माइंड में होनी चाहिए, वो आपको आउटपुट होनी चाहिए। तो आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस का जो फॉर्मूला आया है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का जो फॉर्मूला आता है उसको कहते हैं आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल
आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस होता है, स्टैंडर्ड प्राइस। इसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस, ये आपको फॉर्मूला में माइंड में रखना पड़ेगा। तो हमेशा क्वेश्चन बनाते समय आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको माइंड कंसंट्रेट करके देखना क्या पड़ेगा कि एक्चुअल आउटपुट कितनी है, एक्चुअल आउटपुट कितनी है। और सेकंड में आपको क्या देना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी निकालेंगे। अब एक्चुअल आउटपुट सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है, और उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालनी है, और ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला बन सकता है, ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की क्या फॉर्मूला बन सकता है, अब आपको क्या प्राइस बन सकता है, प्लीज आप लोग देखिए। सुनिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की क्या फॉर्मूला बन सकता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस भाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी होता है, एक्चुअल क्वांटिटी होता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और इसको हम दूसरे तरीका से मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी करते हैं, दिस इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये आपकी कंसेप्ट है, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बेसिस पे आपको पूरी कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ कंसेप्ट। हाँ जी, चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी के लिए, एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन एक करते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। आपको सबसे पहले आपकी कोई भी क्वेश्चन करते समय, आपको कोई भी क्वेश्चन करते समय सबसे पहले आपका एक वर्किंग नोट होता है, आपको कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन स्टार्ट करने का, एक्चुअल आउटपुट देखनी है। आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन देखना है। स्टेप 2 में आपको क्या करनी है, स्टेप 2 में आप देखिए बेटा, यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट देखनी है, प्रोडक्शन देखनी है। स्टेप 2 में आपको क्या करनी है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। उसके बाद स्टेप 3 में टेबल बनानी है, टेबल स्टैंडर्ड डाटा एंड एक्चुअल डाटा को रिप्रेजेंट करनी है। अब सुनिएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, अब आपको टेबल कैसे होनी चाहिए, वो टेबल आपको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा।
यहाँ पे आपको टेबल कैसे बनना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, ये आपको टेबल बनाना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन को इतना ही टेबल से हो जाएगा। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में आपको नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालते समय। आप लोग प्लीज इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये वाली क्वेश्चन को सुनिएगा, ये वाली क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझिए। RS Limited has adopted the standard costing furnishes the following information. Standard material for 7 kg finished goods. ये स्टैंडर्ड जो डाटा बनी है फॉर 7 kg आउटपुट, 7 kg आउटपुट में 10 kg रॉ मटेरियल लगेगा। प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा गया भाई 7 kg बनानी है, 7 kg बनानी है तो आपको कितना kg रॉ मटेरियल लगेगा, तो उन्होंने कहा सर 10 kg रॉ मटेरियल लगेगा, 10 kg रॉ मटेरियल लगेगा। फिर परचेज मैनेजर के पास गया तो परचेज मैनेजर ने कहा कि भाई हम 10 रुपया पर केजी के हिसाब से परचेज करेंगे, 10 रुपया पर केजी के हिसाब से परचेज करेंगे। मटेरियल यूसेज वेरिएंस है बेटा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब 10 रुपये के परचेज के हिसाब से हम परचेज करेंगे। एक्चुअल में आउटपुट आपका कितना हुआ, 21,000 केजी हुआ। तो मैंने आपको सबसे पहले आपकी क्या बोला है, स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे 21,000 केजी आपका एक्चुअल आउटपुट हुआ। एक्चुअल आउटपुट 21,000 केजी यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि भाई हम एक्चुअल आउटपुट देखते हैं, एक्चुअल आउटपुट देखते हैं 21,000 केजी, क्योंकि उन्होंने कहा आउटपुट 21,000 केजी। तो हमने आपको सेकेंड स्टेप क्या बोला था, कैलकुलेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो मैंने आपसे कहा कि 7 केजी प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल नीडेड, रॉ मटेरियल का नीड कितनी है, उन्होंने कहा 7 केजी फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल 10 केजी लगेगा, 7 केजी मटेरियल बनाने के लिए 10 केजी, तो यहाँ पे 10 केजी, 10 केजी। तो भाई 21,000 प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी केजी रॉ मटेरियल होगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 21,000, तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पे 30,000 आपकी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ गई, 30,000। तो हाँ जी, अरे अनुपम अभी छोड़ो RSQ, मैं कल बताऊंगा बोला था, तो अभी क्यों पूछ रही है। अब सुनो, यहाँ पे 30,000 बोला, ये 30,000, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितने हो जाएगी, 30,000 हो जाएगा। क्योंकि हमने प्रोडक्शन मैनेजर से बोला था कि 7 केजी फिनिश गुड्स के लिए तुम कितना रॉ मटेरियल यूज करोगे, तो उन्होंने कहा कि आप 7 केजी रॉ मटेरियल यूज करने के लिए आप 10 केजी यूज करूंगा मैं, लेकिन एक्चुअल में आपने बनाया कितना, 21,000, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट तो निकालना पड़ा ना 21,000 के लिए। तो ये 21,000 के लिए मटेरियल यूज 21,000 के लिए आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आपको 3 वेरिएंसेस निकालनी है, ये सारी चीजें टेबल बनानी है। तो सबसे पहले आपका वर्किंग नोट में स्टेप 1 में आपका होता है, स्टेप 1 में एक्चुअल आउटपुट कितनी है, एक्चुअल आउटपुट आपको 21,000 केजी है। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, स्टेप 2 हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। स्टेप 2 में क्या अप्लाई करनी है, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए
हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फॉर 7 kg आउटपुट, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बताया? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, उन्होंने 10 kg बोला था, लेकिन हमने बनाया कि भाई 21,000 kg आउटपुट के लिए 10 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 21,000 दैट इक्वल टू 30,000 आपका केजी रॉ मटेरियल लगेगा। ये हमने पता किया। अब स्टेप 3 में हमने क्या करना है? आपको टेबल बनानी है। स्टेप 3 में आपको टेबल बनानी है। टेबल, तो टेबल क्या होगा? आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बारे में मैं कल बताऊंगा। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, तो ये 30,000 होगा, लेकिन यहाँ पे उसकी प्राइस कितनी है? 10 रुपये के रेट से, तो 10 है, तो ये आपका ₹3 लाख हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल में हमने क्या यूज किया बताइएगा? 28,000 और 2,52,100, तो यहाँ पे 28,000, 2,52,000, तो यहाँ पे 2,52,000 को आप डिवाइड करोगे 28,000 से, तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगा 2,52,000 डिवाइड 28,000, तो ये ₹9 आपका हो जाएगा। ये ₹9 आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया? ये ₹9 हो गया आपके पास। ठीक है। अब आप देखो, आप यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे मटेरियल आपकी सारी वेरिएंसेस निकालनी है, सारी वेरिएंसेस निकालनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आप बताइए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? ₹3 लाख है। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 2,52,000 है। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 48,000 हो जाएगा। अब आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब बताइएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कितना होगा? स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपया है, एक्चुअल प्राइस कितनी है? 9 रुपीज है, तो ये तो आपका फेवरेबल हो जाएगा, 9 रुपीज है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 28,000 है, तो ये 28,000 ये आपका फेवरेबल हो जाएगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? मटेरियल यूसेज वेरिएंस ये क्वेश्चन में दिया था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू आपका स्टैंडर्ड प्राइस होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 30,000 है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 28,000 है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 10 है, तो ये आपको 20,000 आपका फेवरेबल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे रिकॉन्साइल करनी है। रिकॉन्साइल में क्या होता है, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करना बेटा। रिकॉन्साइल में क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको दो कारण से होता है।
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो कारण से होता है, एकदम अच्छे से समझिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो कारण से होता है। एक तो कारण क्या होता है, प्राइस के कारण, एक तो क्या होता है, क्वांटिटी के कारण। तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल का यूसेज कितनी है, प्लीज आप लोग देखिए। मटेरियल का यूसेज 20,000 फेवरेबल है, प्लस यहाँ पे मटेरियल की प्राइस वेरिएंस कितनी है, 28,000 फेवरेबल है। दोनों को ऐड के कितना हो गया, 48,000 फेवरेबल हो गया। तो दोनों के ऐड करके यहाँ पे 48,000 फेवरेबल हो गया, जो इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया। हाँ जी बताइए बेटा, आप बताइए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम अच्छे से। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर हो गया ना। तो दिस इज द कंसेप्ट। आप बताइए कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अनुपम, आशीष, प्रीति, प्रिया, प्लीज बताइए आप लोग कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। हाँ जी विवेक, क्लियर हो गया। अनुपम पाल, यस। आपको आशीष जी सर, बहुत अच्छी। आपको 2-3 पॉइंट एकदम अच्छे से माइंड में रखना है, एकदम अच्छे से माइंड में रखना है। सबसे पहला माइंड में क्या रखनी है, सबसे पहली माइंड में क्या रखनी है कि हमेशा क्वेश्चन बनाते समय एक्चुअल आउटपुट देखेंगे। एक्चुअल आउटपुट हमेशा देखें, एक्चुअल में हमने प्रोडक्ट को कितना बनाया, एक्चुअल आउटपुट को देखेंगे ही हमेशा, सबसे पहले। दूसरी स्टेप में क्या करनी है, एक्चुअल जितनी हमने बनाया उतने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगेगा। एक्चुअल जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगेगा, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्वांटिटी कितना लगेगा, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हमने जो फॉर्मूला आपको समझाया है वो फॉर्मूला एक एक करके अप्लाई करना है। अब ये रिवाइज्ड जो है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा, जब मटेरियल मिक्स वेरिएंस बताऊंगा और मटेरियल यील्ड वेरिएंस बताऊंगा, तब आपको ये चीज़ें सारी समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको एकदम अच्छे से, सबसे पहले आपको एक और क्वेश्चन का एग्जांपल मैं देता हूं, आप लोग देखिएगा कि अगर मान लिया जाए 10 kg आउटपुट के लिए उन्होंने 50 kg रॉ मटेरियल यूज बोला है, एक्चुअल में आउटपुट कितना हुआ था, एट द रेट ऑफ 10 एक्चुअल आउटपुट हमारी हुई थी, एक्चुअल आउटपुट हमारे पास 100 kg हुआ था। एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुआ था, एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुआ था 550 kg, 550 kg। और प्राइस था, एक्चुअल प्राइस क्या था, ₹12 पर kg। अब आपको निकालनी है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सारी चीज़ें निकालनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा बताइए आप। सबसे स्टेप 1 में हम क्या चेक करते हैं, एक्चुअल आउटपुट देखते हैं। एक्चुअल आउटपुट हमारे पास 100 kg है। स्टेप 2 में हम क्या देखेंगे प्लीज बताइए। स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर
एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, तो भाई देखिए 10 केजी आउटपुट के लिए 50 केजी, मैंने 50 केजी लगेगा 10 केजी अगर बनाएंगे तो, लेकिन एक्चुअल में हमें 100 केजी बनना है, 100 केजी, तो इसमें 500 केजी लगना चाहिए, 500। स्टेप 3 में मैंने आपको क्या बताया था, क्या करनी है, आपको टेबल बनानी है, स्टैंडर्ड डाटा, स्टैंडर्ड डाटा एंड एक्चुअल डाटा का टेबल बनानी है। अब आपको टेबल क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल, सॉरी यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, यहां पे क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। अब आप इस टेबल को फुलफिल कीजिए। इन्होंने 500 बोला था 10 रुपए के हिसाब से, देखिए क्वेश्चन में ये है ना, 500 क्वांटिटी और 10 रुपए का रेट लगेगा, एट द रेट ऑफ ₹10 पर केजी, तो यहाँ पे 5000 हो गया। एक्चुअल में 550 रुपया यूज कर दिया और 12 रुपये का रेट यूज किया, एक्चुअल में 550 यूज कर दिया, 12 रुपये का रेट यूज किया, तो आपका कितना हो जाएगा प्लीज बताइए। 550 इंटू 12, 6600, ये आपका टेबल बनकर तैयार हो गया। अब आपको यहाँ पे वेरिएंसेस निकालनी है, प्लीज बताइए कैसे वेरिएंस निकलेगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास 5000, एक्चुअल कॉस्ट 6600, तो ये 1600 नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में आने वाला क्या कहते हैं, 1600 एडवर्स कहते हैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी, और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कहा जाता है, दिस इज योर स्टैंडर्ड प्राइस। अब बताइएगा यहाँ पे 500 माइनस 550, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 10, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, 500 यहाँ पे एडवर्स हो जाएगा क्योंकि 500 नेगेटिव आएगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी होता है, एक्चुअल क्वांटिटी, तो 10 बोला था 12 यूज किया, हमने 550 क्वांटिटी यूज किया, तो ये आपकी माइनस 1100, जैसे यहाँ पे माइनस 500 हो जाएगा, उससे माइनस 1100 हो जाएगा, तो 1100 का मतलब 1100 एडवर्स, तो दोनों एडवर्स को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 1100 प्लस 500, 1600 आपका हो जाएगा, 1600 एडवर्स, जो रिकॉन्साइल हो गया। यहाँ पे रिकॉन्साइल में मैंने आपको क्या बताया था, रिकॉन्साइल करने के लिए मैंने कहा था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका कितनी है, 1100 एडवर्स है, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितनी है, 500 एडवर्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1600 एडवर्स हो जाएगा। हाँ जी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कंसेप्ट। प्रिया, अनुपम, आशीष, प्रीति, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट, कंसेप्ट बताइए क्लियर हुआ कि नहीं।
चलिए, बड़ी खुशी की बात है, आप लोग समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। चलिए, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की नोट्स भेज दूंगा आप लोग को, और साथ साथ उसका भी नोट्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी नोट्स मैं भेज दूंगा। प्रिया, आप बताओ, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? इसको रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में मैं बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर